प्यारे बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल करण सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच। बहुत ज़रूरी टॉपिक है और अब तो बोर्ड परीक्षा की डेट भी आ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना है आप लोगों को। ये आता है, इसकी डिफिनीशन या तो लिखने को आती है उदाहरण के साथ, या फिर कुछ आते हैं उदाहरण जिनमें सर्च करना होता, बड़ा आसान होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच है क्या? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम बोलते हैं अलंकार। तो किसी भी काव्य की या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं या जो मेथड अपनाया जाता है उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है वो साहित्य का श्रृंगार कहा जाता है कि साहित्य को अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है अलंकार के माध्यम से हिंदी में। उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से किसी भी साहित्य को या पोएम को प्रस्तुत कर सकते हैं हम बेहतर तरीके से। तो हमारा जो सिलेबस है इंटर लेवल का, यूपी बोर्ड का, इसमें 5 फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। पहले हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच लिखे हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी है और उनके साथ में उनके 2-2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो देखते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं और 5 फिगर ऑफ स्पीच होने के बाद एक वीडियो में प्रैक्टिस करा देंगे बेहतर तरीके से, तो आपके ये नंबर कहीं कट के नहीं जाएंगे। तो पहला जो है वो है सिमिली। पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होता है सिमिली, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। डिफिनीशन है, इट इज द फैक्ट दैट द पावरलेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद वेरियस रिलेशन इज कंपेयर टू अ स्ट्रांग। देखिए, ऐसा होता है कि जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 वस्तुएं होती हैं, उनके बीच में तुलना कर दी जाती है कि कौन स्ट्रांग है। ऐसे जगहों पर सिमिली अलंकार का, सिमिली का फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। और एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें या तो एज लगा होगा या फिर लाइक लगा होगा। इन 2 चीज़ों को आप हाईलाइट कर लीजिए, एक तो लाइक और एज। सिमिली में आपको लाइक या एज शब्द जरूर मिलेगा। जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है। राम इज ए गुड बॉय एज आई, राम एक अच्छा लड़का है जैसे कि मैं, या राम मेरे समान अच्छा लड़का है। तो बहुत अच्छी पहचान हो गई कि एज या लाइक जिस भी सेंटेंस में दिख जाए तुरंत आप पहचान लीजिए कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये कौन सा है, सिमिली है। दूसरा होता है मेटाफर, रूपक जिसको बोलते हैं। सिमिली से मिलता जुलता है, बस एज और लाइक नहीं लगा होगा। सेंटेंस यही देगा लगभग सेंस, मगर एज और लाइक नहीं लगा होगा। तो मेटाफर इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द एनालॉजी, बेस्ड ऑन मेटाफोरिकल मीनिंग। तो समानता व्यक्त करता है। एनालॉजी मीन्स समानता व्यक्त करता है यहाँ पे। तो जैसे कहते हैं लाइफ इज ए ड्रीम, देखिए यहाँ पे था लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो यहाँ पे सिमिली था। और यहाँ पर लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, लाइक हटाया गया, मेटाफर आ गया। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं, अर्थात आसान नहीं है। अगर यहाँ पे होता कि लाइफ इज नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोजेज, तो फिर वहाँ पे क्या होता, सिमिली होता। मगर यहाँ पे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज दे रखा है, तो ये मेटाफर है। ठीक है, लगभग एक जैसा सेंस देने वाले दोनों फिगर ऑफ स्पीच हैं। बस अंतर इतना होता है कि सिमिले में लाइक या एज के साथ में तुलना की जाती है और यहाँ पर मेटाफर में क्या किया जाता है, समानता व्यक्त की जाती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। किसी भी निर्जीव चीज को का मानवीकरण कर दिया जाए, सजीव व्यक्त कर दिया जाए। देखिए, वी कॉल पर्सनिफिकेशन टू गिव ए ह्यूमन प्रॉपर्टी टू नॉन ह्यूमन बीइंग। किसी निर्जीव चीज को हम सजीव चीज के रूप में व्यक्त करें, जहाँ पे वो कैसा होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पर्सन।
और यहाँ पे उस शब्द के लिए, उस पर्सन के लिए भी इट का यूज किया जाता है। वैसे इट का यूज नॉन लिविंग के लिए होता है, मगर यहाँ पे होता है। जैसे द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ माउंटेन हैज ट्रेवल्ड ऑल अराउंड, जो पर्वत का सुंदर स्वर था, सुंदर ध्वनि थी, वो हर जगह ट्रेवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी। तो भाई हमें ये बताइए कि क्या पर्वत यात्रा कर सकता है, या पर्वत की ध्वनि यात्रा कर सकती है? नहीं कर सकती है। मानव कर सकता है यात्रा। तो पर्वत की ध्वनि को उन्होंने क्या कर दिया, उसका मानवीकरण कर दिया और पर्सनिफिकेशन के रूप में उसको लिख दिया गया। फिर टेंशन सैट ऑन हिज हेड, टेंशन उसके सर पर बैठी हुई थी। तो बताइए, टेंशन सर पर बैठने वाली चीज है? बैठता कौन है? मनुष्य। तो यहाँ टेंशन का मानवीकरण कर दिया गया। तो जैसे कहते हैं ना, एंगर, एक इसमें लिखेंगे एंगर सेट्स ऑन हिज नोज एवरी टाइम, गुस्सा उसकी नाक पर हर समय रहता है, बैठा रहता है। तो बताइए भाई, गुस्सा क्या ऐसी चीज़ है जो नाक पे बैठे? मक्खी होती बैठ जाती, कोई बात नहीं, कोई कीड़ा होता बैठ जाता, मगर गुस्सा बैठने वाली नई चीज़ है, क्योंकि गुस्सा निर्जीव है और उसको सजीव का रूप दिया गया है, अर्थात इसका मानवीकरण किया गया है। तो ये तीन जो अभी तक हमने बताए हैं आपको, फिगर ऑफ स्पीच, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, कायदे से डेफिनेशन प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी बुक से क्या करेंगे, इनके निकालेंगे सेंटेंस और उसके बाद शॉर्ट आउट करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, मैं कराऊंगा खुद प्रैक्टिस, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो ये चौथा अलंकार है। हमने 5 यहाँ पे लिख दिए थे, 5 नहीं होंगे, 7 होंगे। ठीक, 7 जो आपके कोर्स में है। तो ये चौथा है, ये हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति की जाती है, कि कोई भी बात हो जरा सी, उसको खूब कस के बढ़ा के विस्तार रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो यही डिफिनीशन निकल के आ रही कि हाइपरबोल इज ए स्टेटमेंट, हाइपरबोल एक ऐसा कथन है मेड इम्फैटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। इम्फैटिक का मतलब जोरदार ढंग से, और स्टेटमेंट्स यानी बढ़ा चढ़ाकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, अतिशयोक्ति। जैसे कहा जाए कि मैंने युद्ध में खून की नदियां बह गई, का युद्ध में मैंने देखा कि खून की नदियां बह गई। तो बताइए, खून की नदियां बह गई, क्या संभव है? नहीं संभव। यह हमने दिया, द फ्लड ऑफ द ब्लड केम इन द वार है कि युद्ध में खून की बाढ़ आ गई, युद्ध में रक्त की बाढ़ आ गई। ये चीज़ संभव तो नहीं है, बढ़ा चढ़ा के ही कही जा रही है। रक्त की बाढ़ आना तो नहीं संभव है ना। तो युद्ध में रक्त की बाढ़ आ गई, अर्थात ज़्यादा खून बहा, मगर इतना भी नहीं बहा कि बाढ़ आ गई। दूसरा, आई सॉ थाउजेंड्स पर्सन्स एट ए ग्लांस, मैंने एक निगाह में, ग्लांस में से निगाह, मैंने एक निगाह में हजारों लोगों को देख लिया। क्या ये भी संभव है? गिन रहे थे कि एक निगाह डाली कहीं पे हजारों लोग दिखाई दे गए। तो ये भी अतिशयोक्ति है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। आगे जब हम प्रैक्टिस कराएंगे अगले वीडियो में, तब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर है एपोस्ट्रॉफी, संबंध सूचक। तो इट इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस टू सम इंटीमेट थिंग or some abstract idea as if it were living person or some absent person as it was present। यहाँ पे क्या किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उपस्थित न हो उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जैसे कि वो वहाँ पर उपस्थित हो। इसके अलावा कुछ आश्चर्य इसमें प्रकट किए जाते हैं, और अधिकतर सेंटेंसेज में क्या होता है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो जैसे ओ होली नाइट, ए पवित्र रात,
द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, सॉरी, ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, अय पवित्र रात सितारे बड़े ही चमकदार ढंग से चमक रहे थे। अब बताइए रात को क्या कहा गया? रात तो उपस्थित नहीं है हमारे सामने कि हम उससे बात करें, मगर उसको संबोधित किया गया कि ए पवित्र रात, संबोधित करके कहा गया। तो इसको संबंध सूचक नहीं संबोधन सूचक कह दें। यहाँ पे संबोधन, चलो हो गया, इसी से संबोधन सूचक है। दूसरा, मे गॉड ब्लेस हिम विद ए सन, ईश्वर उसे एक पुत्र प्रदान करे। तो ईश्वर हमारे सामने तो नहीं है, फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उसे एक पुत्र की प्राप्ति दे, अर्थात ईश्वर उसे एक पुत्र प्रदान करे। तो इस तरीके से संबोधन किया जाता है किस फिगर ऑफ स्पीच में? एपोस्ट्रॉफी में। अब बचता ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, जहाँ पर दो विरोधी चीज़ें एक साथ कह दी जाएं वहाँ ऑक्सीमोरन होता है। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच कंबाइंस टू सीमिंग कॉन्ट्रडिक्टरी और इनकॉन्ग्रुअस वर्ड्स फॉर शार्प एम्फेसिस और इफेक्ट। यहाँ पर दो विरोधी चीज़ों को, दो विरोधी भावनाओं को बड़े ही जोरदार ढंग से, एम्फेसिस और इफेक्ट, जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कहा गया द डार्कनेस वाज विजिबल। डार्कनेस मीन्स अंधेरा और विजिबल मीन्स दिखाई देना। तो अंधेरा इतना था कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब आप बताइए जरा कि अंधेरा था और दिखाई दे रहा था, यानी दोनों चीज़ें क्या एक साथ संभव हैं? नहीं संभव हैं। तो क्या है यहाँ पे? विरोधाभास है दोनों चीज़ों में, इसलिए यहाँ पे कौन सा है? पर ऑक्सीमोरन है। मेक हेस्ट स्लोली, धीरे धीरे जल्दी करो। तो भाई जल्दी करो की बात हो रही है और धीरे धीरे भी हो रही, तो ये चीज़ कैसे संभव है? तो यहाँ भी ये दोनों चीज़ें विरोधाभास में हैं। तो इस तरीके से 6 आपके हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बचता है उसको भी इसमें करा देते हैं और फिर समापन करेंगे। तो बच्चों ये लास्ट है फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपोइया। इसको ध्वनि अलंकार कहा जाता है। इसमें ये भी बड़ा आसान होता है, इसमें कोई ना कोई ध्वनि जरूर प्रकट होती है। जब भी इसको लिखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें ध्वनि जरूर उत्पन्न हो रही होगी। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड हुज साउंड इज मेड टू सजेस्ट और इको, कि एक ऐसे शब्द का फॉर्मेशन, एक ऐसे शब्द का निर्माण जिसमें ध्वनि या तो इको हो, ध्वनि सजेस्ट की जा रही हो, या ध्वनि कहीं पे आ रही हो, या कोई इको हो, प्रतिध्वनि हो, या फिर किसी कोयल की, पक्षी की, किसी की आवाज़ हो, कोई धमाका हो, ग्राउल, बादलों की गरज हो, या फिर सांप की फुफकार हो, यानी किसी न किसी की ध्वनि आनी चाहिए। साउंड से ही रिलेटेड ये अलंकार है। ठीक, तो एग्जाम्पल हमने दे दिए। द बर्ड्स आर ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मतलब चहकना, चिड़िया चहक रही थी। तो देखिए इसमें क्या प्रकट हो रहा है? चिड़िया चहक रही थी, यानी आवाज़ किसकी आ रही है? चिड़ियों की। और चूंकि आवाज़ आ रही है इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ओनोमेटोपोइया। दूसरा, द स्नेक हिस्ड द पर्सन हु वाउंड हिम, हु वाउंडेड, हु हैज वाउंडेड, हु हैड वाउंडेड हिम। सांप उस व्यक्ति पर फुफकारा जिसने उसे घायल किया था। तो सांप के फुफकारने की आ रही है। ऐसे कहीं भी दिखा दीजिए। माई वर्ड्स आर इकोइंग, मेरे शब्द जो थे वो प्रतिध्वनित हो रहे थे। द कुकू वाज कुकिंग, कुछ कूइंग कर लीजिए। या द क्लाउड्स आर ग्राउलिंग, बादल गरज रहे थे। तो ऐसे किसी भी प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसके लिए ओनोमेटोपोइया अर्थात ध्वनि अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से बड़ी शिकायत थी बच्चों की कि फिगर ऑफ स्पीच नहीं कराया गया है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट करा दिया है
और उधर शॉर्ट स्टोरी में बचा है थोड़ा सा, और 2 पोएम बची हैं, उनको भी कंप्लीट करा दें। उसके बाद अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन करेंगे और एस्से वगैरह पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर का होता है। तो अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।